जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। पिछली बार हम कुछ टॉपिक्स अधूरे छूट गए थे, उसी विषय पर फिर से चर्चा करने के लिए आए हैं। और जैसे कि आपको पता है, पिछली बार हमने एजुकेशन पे बात की, हेल्थ पे बात की, उसके बाद हमने डेवलपमेंट पे बात की, बीच में हमने सोसाइटी पे बात की और 4 लोगों पे तो काफ़ी बात की है। और हाल ही में नीट का भी रिज़ल्ट आया है, इस विषय पर भी हम जल्दी चर्चा करेंगे। लेकिन एक विषय है जो काफ़ी समय से छूटा हुआ है, आधा अधूरा रखा हुआ है, उस पर हमने सोचा कि पहले चर्चा कर ली जाए, क्योंकि सीज़न भी चल रहा है और काफ़ी लोग जो हैं जजमेंटल हो जाते हैं बहुत, और तो इमोशनल हो जाते हैं। तो हमने कहा पहले इस विषय पर चर्चा कर ली जाए और लोगों के जो चक्षु हैं, ज्ञान चक्षु, वो थोड़े से हिला दिए जाएँ। ठीक है, जो लोगों के बिंब हैं उनको हिला दिया जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम क्षमा चाहेंगे कि हम अपने इस वीडियो से या अपने किसी कथन से किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे, किसी को अनादर नहीं करना चाहते, किसी भी व्यक्तिगत विषय पर, किसी भी व्यक्तिगत व्यक्ति पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, और ना ही किसी समाज को, धर्म को, प्रथा को गलत बोल रहे हैं, और ना ही हम उसका समर्थन कर रहे हैं, ना ही हम उसका विरोध कर रहे हैं। ये सब तात्कालीन व्यवस्थाएं हैं और इन पर चर्चा होती रहती हैं और होना चाहिए, तार्किक हैं। कुछ चीज़ें समय के साथ बदलनी चाहिए जो ज़रूरी है, इसलिए हमारे वीडियो को अन्यथा ना लें, नहीं तो पता चले कल ही हमारे घर के बाहर कुछ संगठन वाले आ जाएं और हमें डांटने लगे, मारने लगे। तो उसके लिए पहले से ही एडवांस में क्षमा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा बेसिक है, हमारा जो वीडियो है वो उसका विषय है विवाह, है ना। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों की आंखें जो हैं वो तन गई ये सुनकर, क्योंकि विवाह को जो है या जैसे काफ़ी सारे लोग कहते हैं, उस विषय पर ही चर्चा करनी चाहिए जिस पे आपको पारंगत हो या आपको कोई अनुभव हो जीवन में। तो ऐसा नहीं है, कई बार चीज़ों का अनुभव नहीं होना भी उस बात का ज्ञान जो है दे देता है। तो सबसे पहले तो मैं विवाह से पहले बात करना चाहूँगा मानव सभ्यता की। तो जैसे कि होमो हैबिलिस आए थे, सबसे पहले पाया जाता है जो होमो हैबिलिस लगभग 2.5 मिलियन साल पहले पाया जाता था, जो 1.5 मिलियन साल तक रहे हैं। और अभी जो हम चल रहे हैं वो होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस लगभग 3 लाख साल पहले से अभी तक पाए जाते हैं, तो हम होमो सेपियंस की श्रेणी में आते हैं। तो हमारा इतिहास लगभग इतना पुराना है। अच्छा, आश्चर्य की बात यह है कि हम कितने भी पुराने रहे हों, हमको सभ्य होने में काफ़ी समय लगा। यानी कि सभ्यता जो आई है वो आई है लगभग 12,000 साल पहले, यानी 3 लाख से 12,000 साल, यानी 2,80,82,000 सालों तक व्यक्ति सभ्य नहीं थे, या सभ्य थे तो बहुत सिस्टमेटिक नहीं थे। ठीक है, तो वो व्यवस्थित नहीं थे। तो इसलिए समाज की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी संरचनाएं हैं, जो भी सामाजिक चीज़ें हुई हैं, वो परिवर्तन के साथ हुई हैं, धीरे धीरे एक्सेप्टेड हुई हैं समाज के अंदर। धीरे धीरे उन चीज़ों को स्वीकार किया गया है और काफ़ी सारी चीज़ों को आज भी नकारा जा रहा है, लेकिन खुलकर उनको नकारा नहीं जा रहा है, इसलिए वो स्वीकार्यता मानी जाती हैं। क्योंकि जीवन में जब भी आप किसी चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो आपको वो बताना होगा, आपको वो जताना होगा, क्योंकि आपके हाँ बोलने से सिर्फ हाँ नहीं मानी जाती, आपके ना नहीं बोलने से भी आपकी हाँ मानी जाती है। तो उसी समाज में हम पिस रहे हैं। तो जो 12,000 साल पहले व्यक्ति सभ्य हुआ, तो लगभग माना जाता है कि जो विवाह आया है समाज के प्रचलन में, कबीलाई संस्कृति के बिल्कुल मध्य दौर पे पाया गया है। तो जो कबीलाई संस्कृति थी वो लगभग आज से 12,000 साल से 13,500 साल पहले थी। ठीक है, तो उस दौरान विवाह जो है बीच में आया, मतलब विवाह की प्राकृतिक या प्रारंभिक व्यवस्था कहीं पर नहीं थी। उसके बाद भी 2350 ईसा पूर्व पहला लिखित प्रमाण मिलता है, जहाँ से विवाह के बारे में या विवाह के समझौतों और कानूनों के बारे में चर्चा की जाती है। यानी कि पहली चर्चा जो की है लिखित रूप से, दस्तावेज के रूप से, वो वहीं पर हुई है कि विवाह जो है एक समझौता है, 2 परिवारों, 2 लोगों के बीच में, उसमें कुछ कानून है जो कि सामाजिक रूप से बनाए जाएंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात हमने आपको बताई है। ये जो है बिल्कुल बेसिक सी बात है जहाँ से शुरू होता है हमारा विवाह, है ना। तो विवाह पे हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने बीच में समाज की चर्चा की थी और दहेज की चर्चा की थी, रफली थोड़ा सा ऊपर से, ज़्यादा हम अंदर नहीं गए, क्योंकि हमको पता है अंदर जाएंगे तो उसके प्लस माइनस बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। तो किसी ने हमसे कहा कि भाई साहब आप विवाह पे भी चर्चा करें, तो विवाह के बारे में भी बताएं या बोलें, तो हम आपको कनेक्ट कर पाएंगे। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है। तो इसलिए आज हम जो आए हैं वो मैरिज के या विवाह को लेकर आए हैं। तो सबसे पहले क्या है, देखिए हम बात करेंगे पहले वेदों की, कि एग्जैक्टली
जो शास्त्र कहते हैं या जो पुराना जो प्राचीन व्यवस्था थी वो क्या कहती थी, फिर हम बात करेंगे वर्तमान समय की, फिर हम बात करेंगे बाकी सब चीज़ों की, ठीक है। तो वेदों में विवाह को सिर्फ विवाह लिखा गया, विवाह के अलावा वहाँ पर कुछ भी अलग से नहीं लिखा गया कि व्यवस्थित विवाह होगा, प्रेम विवाह होगा, पसंद का विवाह होगा, ऐसा कुछ नहीं। उसमें सिर्फ विवाह के बारे में लिखा गया। तो विवाह क्या है? विवाह एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसका प्रमुख उद्देश्य था, 3 प्रमुख उद्देश्य हैं जिसके, धर्म, प्रजा और रति, ठीक है। धर्म यानी कि जो आपके 4 चरण हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। हम सनातन धर्म की बात करते हैं जैसे, तो ये 4 जो चरण हैं, मुख्य चरण है किसी भी मनुष्य के जीवन के, तो उसमें पहला चरण होता है धर्म। तो जब व्यक्ति अबोध से बोध पे आता है तो उसको पहले ही धर्म का जो संस्कार है उसका, वो एक संस्कार, विवाह को एक संस्कार माना गया, ठीक है। जैसे 16 संस्कार होते हैं, उसमें सबसे जो हमारा 14वें नंबर का संस्कार है उपनयन, उसके बाद 15वें नंबर का संस्कार है पाणी ग्रहण, ठीक है। तो ये 15वें नंबर का संस्कार में आ जाता है। उसके बाद होता है अंतिम संस्कार, ठीक है। तो इस तरीके से संस्कार की श्रेणी में विवाह को लिया गया है। अब जब विवाह को संस्कार की श्रेणी में वेदों ने रखा है तो वेदों ने 3 चीज़ों में रखा है इसको। पहला धर्म यानी कि शुरुआत, ठीक है। दूसरा रखा प्रजा, प्रजा यानी कि जो विवाह होगा, विवाह के बाद ही वंश या संतान उत्पत्ति के बाद प्रजा की उत्पत्ति होती है, प्रजा आती है, ठीक है। और उससे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पैदा होती है वो होती है रति, जो 2 लोगों के बीच में प्रेम, ताकि सहयोग और सद्भावना बनी रहे, ताकि समाज में एक संदेश जाए कि कैसे रहना चाहिए, ठीक है, मित्रतापूर्ण, सौहार्दपूर्ण कैसे रहना चाहिए। तो ये 2 चीज़ आ जाती हैं। अब इसको क्या कहा गया है, विवाह को वेदों में 2 प्रक्रियाओं के तहत बांटा गया। एक है सप्तपदी, दूसरा है विवाह के मंत्र, यानी कि 7 वचन, 7 कदम 7 वचन। उसमें मतलब फेरे परिक्रमा के रूप में तो दिखाए हैं, लेकिन वेदों में साफ जो कहा गया है वो सप्तपदी, यानी कि 7 कदम 7 पद और 7 वचन, 1 कदम 1 वचन के बराबर है, ठीक है। तो उसमें वचन आपने देखा होगा आजकल तो ट्रेंडिंग में है, तो वो अलग अलग वचनों का वो है, उस पर चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम बेसिक सी बात कर रहे हैं। तो 7 वचनों का आधार है एक वैवाहिक जीवन, एक धार्मिक जीवन, एक सामाजिक जीवन की शुरुआत करने से पहले 2 लोगों के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट, है ना, उस टाइम पीरियड के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे लोग झूठ नहीं बोलते थे, उस टाइम पीरियड पे लोग दिखावा नहीं करते थे, अपनी बात से मुकरते नहीं थे, है ना। वचनों का बहुत ज़्यादा वो होता था कि जो बोल दिया है तो वो करना है, इसलिए वचन की परंपरा रही है। 7 वचन का मतलब होता है कि वचन दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं होता कि सुबह वचन दिए शाम को भूल गए, तो इसलिए वो 7 वचनों का 7 पद 7 वचनों का रोल है ना। फिर आता है जो विवाह है, उसमें वेदों में व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक समरूपता को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम आ गए, फिर आते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा विवाह के बारे में। अब आता है उस समय के जो बेसिक बात हम कर रहे थे विवाह की, ठीक है। तो विवाह में क्या है, मंडप के नीचे जो 13 कार्य हैं वो किए जाते थे वेदों के अनुसार। उस समय सबसे पहला हो जाता था आपका, जो आपने देखा होगा आजकल वरमाला चलता है, वरमाला नहीं होता था, जयमाला होता था। वो तो पुरुष प्रधान समाज जब बना धीरे धीरे तो उसको वरमाला कह दिया, ऐसा नहीं था, ठीक है। वर को हरने वाला, तो वो स्वयंवर वाली कथा, वो उसके सेकंड में आपको बताता हूँ। पहले सिर्फ वरमाला की बात है, पहले होता है जयमाला, मतलब जयमाला, उसके बाद कन्यादान, हवन, गणपति पूजा, मधुपर्क यानी जो वर को खिलाया जाता है, ठीक है, दूध, दही और शहद का मिश्रण। फिर पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण जो हाथ पकड़कर, वर वधू का हाथ पकड़कर वचन दे रहा है या उसको ग्रहण कर रहा है, ठीक है। फिर सप्तपदी, सिंदूरदान, मंगलसूत्र बांधना, क्या था, अश्वमारोहण, अन्नप्राशन और आशीर्वाद और पाद पूजन या पैर पूजना। तो ये 13 विधियां हैं जो मंडप के नीचे निर्धारित थी वेदों के अनुसार। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, सब वेदों के अनुसार ही बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो ये वेदों के अनुसार होती थी, ठीक है। उस समय विवाह में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो क्या थी, एक मिनट, 8 प्रोसेस है। 8 प्रोसेस में था, सबसे पहले था वर वधू का चयन। तो वर वधू का जो चयन होता था वो धार्मिक सामाजिक दृष्टिकोण से होता था। फिर मांगलिक कार्य होते थे जो कि मंगल कार्य, मतलब पूजा अर्चना होती थी, ठीक है। इसके बाद जयमाला होता था, या जिसको माला विनिमय भी कहते थे,
यहाँ पर माला विनिमय का उस समय उद्देश्य जो था वो था स्वीकृति दर्शाना, मतलब हम स्वीकृति दर्शा रहे हैं मंडप के नीचे माला बदल कर, विनिमय मतलब बदल कर होता था, ठीक है। फिर हवन होता था, हवन इसलिए क्योंकि उस समय अग्नि बहुत बड़ी देवी देवता माने जाते थे वेदों के अनुसार, तो उनको साक्षी मानकर ये कार्य किया जा रहा है। और उनकी उसमें देवताओं को आहूत किया जाता था, तो आहुतियाँ दी जाती थी, ठीक है। हवन सामग्री वगैरह डाली जाती थी, तो देवता आते थे आशीर्वाद देने। फिर सिंदूरदान वगैरह होता था और मंगल गीत गाए जाते थे, ताकि जो आने वाला इनका वर वधू का जो विवाह हो रहा है उसमें देवताओं अपने आशीर्वाद दे सके। और सबसे महत्वपूर्ण किसी भी विवाह में वेदों के अनुसार होता था आशीर्वाद। जो अपने बड़ों का, जो भी आगंतुक हैं, जो भी मेहमान हैं, जो भी अतिथि हैं, जो भी आए हुए हैं दूर दराज से वर वधू का आशीर्वाद देने, उनका आशीर्वाद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था विवाह में। तो ये हो गई विवाह की पद्धति, ठीक है। अब जो एक महत्वपूर्ण थी वर वधू का चयन, तो वो 2 आधार पे होता था। कौन कौन से? धार्मिक आधार पे और सामाजिक आधार पे। तो धार्मिक आधार पे तो गोत्र, और आपने देखा होगा गोत्र और कुल का है कि गोत्र अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। कुल जो होगा वो कुल या वंश जो है वो ऐसे होना चाहिए कि एक ही परिवार में ना हो, है ना, मतलब निकटतम संबंधियों में ना हो। फिर धार्मिक रूप से गुण मिलान जो होता था, गुण मिलान यानी कि जिसको हम जन्म कुंडली कहते हैं, उससे क्या होता था, एस्ट्रोलॉजी जो लोग पढ़े होंगे जानते होंगे, तो उसमें आपके जो राशि है, आपकी जो जन्म तिथि है, जन्म समय, उस आधार पे ये तय हो जाता था कि इनके जो गुण हैं वो कितने मिल रहे हैं, या इनका जो विपरीत अंश कितने हो रहे हैं, ताकि जो आने वाला भविष्य उसका एक संभावना बनाई जा सके। फिर होता था धर्म का पालन, यानी कि धर्म शिक्षा, धार्मिक शिक्षा कितनी है, संस्कार कैसे हैं, आचरण कैसा है। उसके बाद आ जाता था सामाजिक। तो सामाजिक जो चयन होता था वो होता था जाति और वर्ण के आधार पे। तो उस समय वेदों में जो वर्णित है उसमें अंतरजातीय विवाह उस समय प्रचलन में नहीं था, क्योंकि इससे सामाजिक संरचना उथल पुथल नहीं होती थी। फिर आता है परिवार और सामंजस्य बनाने के लिए। उस समय जो विवाह थे वो 2 व्यक्तियों के नहीं, 2 परिवारों के भी होते थे, ठीक है। फिर आता है शिक्षा और गुण। तो शिक्षा और गुण मतलब इसमें जो वेदों में लिखा है वो उसमें केवल यही लिखा है, मेन शिक्षा और गुण जो देखे जाते थे वधू के देखे जाते थे कि ये गृहस्थी संभालने के लिए निपुण है या नहीं, ये परिवार को चलाने के लिए सक्षम है या नहीं। फिर आयु और स्वास्थ्य देखा जाता था। तो समान आयु को प्रेफरेंस दिया गया है, प्राथमिकता दी गई है, और स्वास्थ्य में भी एक सा स्वास्थ्य हो, मतलब एक से सक्षम हो दोनों, ताकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ना आए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेदों के अनुसार हमने बता दिया आपको विवाह मंडप के नीचे कौन कौन सी पद्धतियाँ हो गई वो। फिर ये हम जो बात कर रहे हैं ये वेदों के समय की, यानी कि जो राजतंत्र चलता था, राजतंत्र के बाद सामंतवाद के बाद फिर आया आपका वर्तमान समय में जो कहना चाहिए सांवैधानिक समाज के बाद आया लोकतांत्रिक समाज के बाद जैसे अभी हम लोग नॉर्मल रह रहे हैं, जहाँ पर मतलब सब कुछ मन से चल रहा है। तो इस मन से चल रहा है कि पहले तक के जो समाज में क्या होता था, अरेंज मैरिजेस होती थी। अरेंज मैरिज को भी सीधा आप समझिए, ये जो विवाह की हमने बात की ये तो विधि विधान वाली वेदों की बात हो गई जो कि लिखी हुई है, ठीक है। समय समय के साथ चीज़ें बदलती गई, तो इसमें आया विवाह को 2 भागों में बांट दिया गया समय के हिसाब से। एक बांटा गया आपका व्यवस्थित विवाह जिसको लोग हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं अरेंज्ड मैरिजेस। तो ये तो बहुत ही अटपटा सा शब्द है, और इसकी जो सार्थकता है वो भी उतनी सिद्ध नहीं हुई कभी, मुझे तो कभी नहीं लगी। पर इसका सीधा सा मतलब होता था 2 परिवारों को आपस में अपने परिवारों के हिसाब से, अपने गुण के हिसाब से, अपने संस्कारों के हिसाब से, आपसी सामंजस्य के हिसाब से विवाह तय कर लेना कि भैया हमें आपका परिवार पसंद है, तो आपके यहाँ कोई कन्या हो तो हमारा पुत्र है, उसकी ये कार्य करता है। तो पहले ऐसी ही शादियाँ होती थी, पहले मतलब ऐसा नहीं होता था अभी जैसे विवाह नहीं होते थे, पहले यही विवाह होते थे। फिर उसी समय एक दौर आया जिसको लोग कहते थे प्रेम विवाह। हालांकि प्रेम विवाह जैसा कुछ नहीं होता, वो होता पसंद की शादी, पसंद का विवाह, है ना। क्योंकि प्रेम विषय पर मैं बोलने के लिए बहुत छोटा हूँ, और जो लोग बोलते हैं मुझे नहीं लगता वो भी उतना सही बोलते हैं प्रेम विषय पर, क्योंकि प्रेम बहुत बड़ा विषय है और प्रेम बहुत ही ज़्यादा नैतिक विषय है कि उसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, और उसमें यदि प्रेम विवाह होता तो प्रेम विवाह में कलह नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका आधार ही प्रेम है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ कलह तो होती नहीं। तो इसलिए उसको पसंद का विवाह ही बोलना चाहिए। लोगों ने पता नहीं कैसे उसको प्रेम विवाह कह दिया है। तो इस तरीके से 2 विवाह समय में होते थे। आज से लगभग मैं बात कर रहा हूँ 3 दशक पहले की। तो ये होता था 2 विवाह। अब वर्तमान समय में 3 विवाह होते हैं। 3 भी नहीं होते, 2 ही होते हैं, मान लीजिए आप, तो अभी भी 2 ही मानिए।
एक होता है पसंद का विवाह, जहाँ पर हम एक सी जॉब कर रहे हैं, हम एक सा कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम एक सा मतलब जो भी हमें पसंद है, चाहे वो किसी भी रूप से हो, उसको फोकस करके जो विवाह किए जाते हैं वो। दूसरे होते हैं अरेंज्ड मैरिज, जो कि नाम के लिए अरेंज्ड है, अरेंज जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि कन्या का देखा जा रहा है तन, उसका रंग, उसका रूप, उसका वर्ण, ठीक है, और पुरुष या वर का देखा जा रहा है उसकी सैलरी, उसका बैंक बैलेंस, उसका मकान, उसकी घर अकेला है कि नहीं, इकलौता है कि नहीं, ठीक है, ज़मीन जायदाद। तो इस तरीके से विवाह का प्रारूप बदल गया है, जो कि बहुत गलत है। लगभग काफ़ी समय पहले एक विवाह के कॉन्सेप्ट पे अपन ने काम भी किया था, वो अभी चर्चा करेंगे नेक्स्ट। तो अभी वर्तमान सिर्फ विवाह की बात कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है विवाह में वो होती है वधू। इसलिए आप देखेंगे कहीं पर भी आपको शास्त्रों में भी स्वयं वधू नहीं देखने मिलेगा, स्वयं वर देखने को मिलेगा। यानी पुराने लोगों ने भी स्त्री को इतनी आज़ादी, इतनी स्वतंत्रता दी थी कि वह चुन सकती थी कि उसको कैसा वर चाहिए, उसको जो वर चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसमें दक्षता क्या होनी चाहिए, शारीरिक रूप से कि मानसिक रूप से, है ना। इसलिए स्वयंवर होते थे। स्वयंवर का मतलब होता था वर को जो वधू चुनेगी वही होगा उसका वर, स्वयंवर, ठीक है। तो इसलिए बड़े बड़े आयोजन होते थे, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती थी, जहाँ पर व्यक्ति सिद्ध करता था, साबित करता था कि यदि वो उसने ये कर लिया तो ही वो वधू के लिए योग्य है। तो इस तरीके से स्त्री को जो है प्राथमिकता पहले भी प्राप्त थी, और आज के समय में तो मतलब मुझे नहीं लगता, मैंने तो नहीं देखा उतना प्राथमिकता प्राप्त है, अभी भी थोपा ही जा रहा है। क्योंकि काफ़ी जगह पर उनको ये माना जाता है कि स्त्रियों को जो निर्णय लेने की क्षमता है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, वो उतनी नहीं है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एग्री नहीं करता। मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा उनमें दक्षता होती है ना, बहुत स्वतंत्रता होती है। जो वधू का सिस्टम था वही है बेसिक, कि हमारा ये मानना है कि वधू को ही स्वतंत्रता होनी चाहिए और वधू ही चुने तो उससे निर्णय सही होता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, एक विवाह के बाद, देखिए ऐसा नहीं है मैंने विवाह नहीं किया है, लेकिन इतना तो पता है कि विवाह के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ बदल जाती है वो बदल जाती है जिम्मेदारी, है ना। पुरुष जो होता है वो जिम्मेदार नहीं होता। एक कहते हैं ना जानवर जैसे नहीं होते, तो जानवरों को इंसान बनाने का कार्य करता है विवाह। वेदों में लिखा, मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद भी कहते हैं कि विवाह जो एक व्यवस्था नहीं है, विवाह पूरा का पूरा एक सिस्टम है, मतलब पूरा का पूरा एक मैनेजमेंट है, प्रबंधन आप पढ़ते हैं जैसे जो लोगों ने पढ़ा होगा। तो विवाह कोई प्रोसेस नहीं है, विवाह पूरा एक सिस्टम है ना, पूरी एक व्यवस्था है, वो पूरी प्रक्रिया है एक पूरा जीवन की, जीवन पर्यंत। और माने या ना माने एक समय, एक काल के बाद कहीं ना कहीं लगता है कि तो कहीं ना कहीं एक समय, एक काल के बाद ये होता है कि विवाह जो होता है बहुत महत्वपूर्ण अंग है समाज का। यदि विवाह ना हो तो समाज में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मच जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा पाश्चात्य संस्कृति में समस्या इसी बात की है कि वहाँ पर वो उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं आज भी, कि विवाह जो है समाज में बाद में आया, मनुष्य पहले आए हैं, मनुष्य की सभ्यताएं पहले आई हैं, मनुष्य की व्यवस्थाएं पहले आई हैं, मनुष्य का जीवन पहले आया है, मनुष्य ने खाना पीना सोना प्रजनन सब कुछ पहले सीख लिया है, और उसके बहुत बाद में उसने विवाह की पद्धति को ईजाद किया था, है ना। तो ये जो चीज़ है लोगों में ये बहुत क्लियर कट है। तो अभी भी पाश्चात्य में चलता है, लेकिन हमारे देश में ये बहुत कॉमन नहीं है। इस कारण से काफ़ी जगह पे इसका नेगेटिव इफेक्ट भी है और काफ़ी जगह पे इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है। तो विवाह बेसिकली कुछ नहीं है। विवाह जो है, यदि हम बात करें अरेंज्ड, जो सो कॉल्ड अरेंज्ड की, तो ये कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है टू फैमिलीज़ का। तो जब टू फैमिलीज़ की बात कर रहे हैं तो आप इसको प्रॉपर फिक्स रखें। और आज के समय पर जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं कि आप सैलरी देख रहे हैं किसी की, आप कलर देख रहे हैं, मतलब यार कलर देख रहे हैं लोग हाइट हेल्थ देख रहे हैं, आप क्या मैच कर रहे हो, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता लोग मैच क्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल नहीं। और पहला और अंतिम निर्णय जो है वो एक स्त्री का ही होना चाहिए, एक कन्या का ही होना चाहिए। उसका जैसा मन हो, उसका जहाँ मन हो, उसका विवाह वहीं होना चाहिए। एक पुरुष को क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं बदलना है ना, उसको सिर्फ ये रहता है कि अभी तक तो कोई पूछने वाला नहीं था, अभी तक कोई ऑफिस गए, काम किए, नौकरी किए, बिजनेस किए, टूर पे गए, सिंगल घूम रहे, कहीं घूम रहे, कोई रोक टोक नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। तो स्त्री के आ जाने से ये जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि अब आप जवाबदेह हो जाते हैं। माता पिता भी, क्योंकि ज़्यादातर जिनके भी बच्चे हैं, खासकर मेल हैं, यदि उनके किड्स सन हैं उनके, तो पुत्रों को एक स्वतंत्रता स्वतः प्रदान होती है।
जन्म के साथ ही। कहाँ जा रहे हैं, हाँ ठीक है, हो आओ, 1 घंटे से आ जाना। वो 4 घंटे बाद भी आ रहा, थोड़ा सा डांट देंगे पर इग्नोर। तो ये स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता के बाद एकदम से उनको जब विवाह का बोझ आता है तो चीज़ें बदल जाती हैं। इसलिए विवाह में जो मुख्य चीज़ें होनी चाहिए वो होनी चाहिए, सबसे पहले तो परिवार का ही आधार होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे बेसिक चीज़ होती है वो होती है कि जैसे कि लोग, पुराना कल्चर चल रहा है कि लोग जा रहे हैं लड़की के घर जा रहे हैं। लड़की घर जाने वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में ही नहीं आता। लड़कों को जाकर तो रहना नहीं है। समाज में जो परिपाटी चली आ रही है, लड़के रहें तो और अच्छी बात है, 2 परिवार संभालें, बहुत अच्छी चीज़ होती है, संभाल भी रहे हैं, बहुत सारे लोग संभालते भी हैं। पर मैं फिर भी कह रहा हूँ बेसिकली जो अभी चलन में है, जो भी वैकल्पिक है, जो भी ऐच्छिक है, यदि किसी की इच्छा है तो अलग बात है। पर यदि मेरा तो ये मानना है कि कन्या को जाना चाहिए, एक वधू को जाना चाहिए, क्योंकि वो जिस घर में जा रही है वो उस घर को देखे, वो उस घर को पहचाने, वो यदि सेटिस्फाइड है, वो यदि संतुष्ट है, तब आगे परिवार वाले बात करें। क्योंकि पर अब लोग मेरे को कहेंगे फूहड़ है, मैं सिस्टम के खिलाफ जा रहा हूँ, मैं गलत बात कर रहा हूँ। मैं बात सही कर रहा हूँ और ये होना चाहिए। ये व्यक्तिगत है, मैं इस पर किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा ही करो समाज के लोगों। नहीं, समाज के लोग भैया आप लोग को जो अच्छा लगता है आप लोग वो करें। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ क्या सही है ना, क्या सही होना चाहिए। उसका कारण है मान मर्यादा अपनी जगह पर है। मान मर्यादा इससे भंग नहीं हो जाएगी कि कोई कन्या आकर यदि आपके घर आ जाएगी और आपका घर देख लेगी तो इससे कोई उसकी मान मर्यादा भंग हो जाएगी। स्त्रियों को, मैं यहाँ पर फेमिनिज्म का सपोर्टर हूँ और फेमिनिज्म यही है कि उनको बराबर मौका मिलना चाहिए। फेमिनिज्म वो नहीं है कि मतलब अब फेमिनिज्म पे अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, वो अलग बात है, ठीक है। तो बेसिक फंडा सिर्फ इतना ही है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या होना चाहिए, ठीक है। राइट्स, बिल्कुल सही बात। फिर जब ये हो जाए तो उनके बीच में जो चीज़ें पूछी जाती हैं, आपकी सैलरी कितनी है, कितने लोग का खाना बना लेते हो, खाना तो बना लोगी, आप मुझे पढ़ने देंगे नहीं, मुझे जॉब करने मिलेगी या नहीं। बात ये करिए, सिंपल सी बात, आपकी सेविंग्स कितनी है, फ्यूचर में यदि कोई इमरजेंसी आती है तो आप क्या डिसीजन लेंगे, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। मेडिकल हिस्ट्री पे डिस्कशन कोई नहीं कर रहा, हिस्ट्री की बात ज़रूर कर लेंगे। आपका मतलब पास्ट क्या है, पास्ट क्या था, आप कैसे थे। और सबसे बड़ा प्रचलन जो देख कर विवाह का, देख कर क्या विवाह करेंगे आप, मतलब ये जो व्यवस्थित विवाह वाला सिस्टम है, देख कर विवाह वाला तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। आप यदि कोई व्यक्ति व्यसन करता हो किसी प्रकार का तो वो उस समय जब आ रहा है तो वैसे तो आएगा नहीं, है ना, कि एक हाथ में सिगरेट लिया है, मुंह से गाली देता हुआ और लड़खड़ाता हुआ चला आ रहा है, नहीं ना, वो तो सुसज्जन बनकर ही आएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा। तो इसलिए आप, सबसे अच्छा रहता है कि आप यदि किसी व्यक्ति को जानना तो उसके परिवार को जाने। 90% जहाँ परिवार के संस्कार, परिवार अच्छा होता है, वहाँ के पुत्र पुत्रियाँ ऑटोमेटिक अच्छी होती हैं। तो आप परिवारों को देखें, वो बेस्ट है। फिर आता है दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है इसके बाद, इसी विवाह को आज के समय पे व्यवस्थित विवाह की जगह पाखंड विवाह कह दिया, शो ऑफ मैरिजेस कह दिया है। तो क्यों कह दिया वो भी चर्चा करते हैं अपन। तो हमने बताया अरेंज मैरिजेस कैसी होनी चाहिए, इससे समय बचेगा, ऊर्जा बचेगी और निर्णय लेने में आसानी होगी, है ना। लोग मतलब चीज़ों को जज कर रहे हैं, जजमेंटल बन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा है, वो वैसा है, परसेप्शन सेट है लोगों के, है ना। फिर आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से जो फंस जाती है चीज़, वो पाखंड विवाह। किस चीज़ का पाखंड कर रहे हैं आप लोग मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आता। मैं अभी बोलूँगा तो लोग विरोध करेंगे मेरा। दिवाली में, रामायण में लिखा हुआ है, जब राम जी वापस आते हैं तो पूरी अयोध्या, है ना, मतलब कि मैं तो कहता हूँ पूरा भारत, पूरा उस समय का जो आर्यावर्त था, पूरा आर्यावर्त दीपों से सजा दिया गया, इसलिए उसको दीपावली कहते हैं। हमारे यहाँ जब दिवाली आती है तो हम पटाखे फोड़ रहे हैं। पटाखों का आविष्कार 15वीं शताब्दी में किया गया था सुअरों को भगाने के लिए। जो सुअर या ऐसे जानवर होते थे जो फसलों को ख़राब करते थे, उनको भगाने के लिए इन पटाखों का आविष्कार किया गया था, ठीक है। जिसको बाद में और पावरफुल बनाते हुए आदमियों पर वो करने लगा, आदमियों को उड़ाने के लिए, ठीक है, या किसी व्यक्ति का नुकसान करने के लिए। कैसा नुकसान, अग्नि से आग जलाने के लिए लोगों को। तो उसी को हम आतिशबाजी करके उसका हम वो कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कोई 1 लाख रुपए नगद जला के दिखा दे मुझको तो मैं मान जाऊँगा, नहीं तो 1 लाख नगद नहीं जलाए। अरे तो पटाखे जला के कर क्या रहे हैं आप, यही तो कर रहे हैं। अब उसके बाद आता है विवाह।
तो विवाह जो हो रहा है आजकल लोग करते हैं रात में, ठीक है, साइंटिफिकली प्रूवन है, मैं नहीं कहता हूँ। रात में किया गया भोजन जो है वो आपको बीमार करता है, इसलिए जैनों में चलता है, जैसे अंधौ चलता है, और जो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, साइंटिफिकली अवेयर हैं, मेडिकली अवेयर हैं, और जो धर्म से भी जुड़े हुए हैं काफ़ी हद तक, उनको पता है कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं किया जाता। अब उसके लिए लोग तर्क देते हैं कि इसलिए नहीं किया जाता था पहले, और इसलिए ये सब लिखा गया क्योंकि पहले बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था। बिल्कुल सही बात है, बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था तो आदमी कम बीमार पड़ता था, ये कैंसर नहीं आया था। जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोगों में शुगर बीपी कम होती थी, है ना, तो इसलिए बिजली के आविष्कार से ये बीमारियाँ हो रही हैं या डायग्नोज हो रही कह सकते हो आप। तो बेसिक सी बात है कि जो ये पाखंड विवाह है, दिखाने वाली शादी, वो नहीं करनी चाहिए। यदि आपको जमता है तो करिए, नहीं तो मंदिर से करिए। सारे विवाह जो हैं, आप इतिहास पढ़ लीजिए, आप शास्त्र पढ़ लीजिए, सारे विवाह मंदिरों में होते थे, ईश्वर के सामने, ईश्वर को साक्षी मान के, ठीक है। उसके बाद फिर चलो प्रचलन बढ़ गया, लोग सक्षम हो गए तो घरों से होने लगे। तो जब घरों से हो रहे थे तब तक भी ठीक था, अब तो होटलों से हो रहे हैं, मतलब मंडप ही होटल में कुल देवता ला रहे हैं या XYZ जो भी आप कर रहे हैं, तो आप होटलों में कर रहे हैं। तो फिर ये किस तरीके का भाई, तो पाखंड हुआ, है ना। पहले के जो विवाह होते थे वो विधिवत होते थे, समाज की सहमति से होते थे, समाज के लोग मिलजुल कर करते थे, हर व्यक्ति अलग अलग जिम्मेदारियां निभाता था। पड़ोस का व्यक्ति कुछ और जिम्मेदारी, पड़ोस के दूर के चाचा दूसरी जिम्मेदारी, दूर के मामा दूसरी जिम्मेदारी। आजकल सारी जिम्मेदारियां होटल वाले निभा रहे हैं, आ रहे हैं लोग मेहमान बन के, खाना खा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो ऐसी शादियों का क्या औचित्य, और ये जो पाखंड विवाह है इसका क्या औचित्य। अब पाखंड विवाह ही तो है कि आप समाज को दिखाने के लिए 10 लाख रुपए खर्च करके टेंट कर रहे हैं, 8 लाख रुपए खर्च करके केटरिंग कर रहे हैं, है ना। केटरिंग में भी ऐसे आइटम रख रहे हैं जो आपने घर में कभी ना खाए हों, उसके बाद आप लोगों को खिला रहे हैं। कार्ड में आपने लिखा हुआ है कि वर वधू को आशीर्वाद देने अवश्य आए। जब वो व्यक्ति आ रहा है तो आपका वर जो है वो अभी जन्माशा मतलब जन्माशा तो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, मतलब घर से निकला है। वधू जो है वो अभी पार्लर में है, गई है। जब आप खाना खा लिए, जब आप जा रहे हैं तो आप व्यवहार का काउंटर ढूंढ रहे हैं कि भाई अपनी अटेंडेंस दर्ज करा दें, तो ये पाखंड ही तो है। किसको संतुष्ट कर रहे हैं आप। विवाह का मतलब होता है दो लोग, दो परिवारों का सामाजिक सफ़र शुरू हो रहा है, यात्रा शुरू हो रही है, तो आप वहाँ पर आशीर्वाद देने आए हैं, तो आशीर्वाद देने तक तो रुकिए। तो लोगों ने कहा कि चलो जयमाला देख लेते हैं, या वरमाला, सॉरी वरमाला कहते लोग, हालांकि जयमाला ही होता है ना, तो वरमाला देख लेते हैं। भाई साहब जयमाला देख लीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। यदि आप विवाह के बाद, मंगलसूत्र और कन्यादान के बाद, पाद पूजन के बाद यदि कन्या और वर और वधू को आशीर्वाद देकर नहीं जा रहे हैं, तो आप तो उस विवाह में गए ही नहीं, आप तो केवल खाना खाने गए और चले आए। तो खाना घर में खा लो, खाना होटल में खा लो, खाना ICH में खा लो, जितने का आप लिफाफा दे रहे हैं उससे में अच्छा खाना खाने मिल जाएगा, हो सकता है, क्योंकि आपको वैसे भी करनी तो बुराई है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अजीब है, लोग इसका सपोर्ट करते हैं, भाई करिए, अच्छी बात है, पर मैं कहता हूँ इसकी ज़रूरत ही क्या है। आपके पास पैसे हैं तो आप उसका सदुपयोग करें, आप विवाह दिन में करें जैसे पहले होता था, 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी के पहले तक होता था। जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक होता था, तब तो बड़े अच्छे से होता था, पंगत में बिठाल कर खिलाते थे, अपनापन से, लोग अपनेपन से जिद करके एक पूड़ी ज़्यादा खिलाते थे। अब तो गिद्ध भोज होता है, पड़ा हुआ है भोजन, जाओ खा लो, कब का बना है, कब का कटी सब्जियां हैं, कब की कटी सलादें हैं, कोई पता ही नहीं है किसी को, और चल रहा है 2 बजे तक रात में, 3 बजे तक रात में चल रहा है भोजन। उसके बाद विवाह के लिए जिनको बुलाया गया है, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मंडप के नीचे के, उसमें केवल फूफा जी बैठे रहते एक ठो पेटी के पास, और लड़की वाले से 4 लोग 6 लोग वो बैठे रहते हैं, एक आध कोई बेस्ट फ्रेंड या दोस्त होगा खास वो बैठा रहता है, और ये हो रही शादियाँ। तो ये पाखंड विवाह ही तो है। आप क्या कर रहे हैं भाई, ऐसा कोई भी कार्य करना जिसमें सिर्फ दिखावा जुड़ा हो वो पाखंड है। यदि आप विवाह कर रहे हैं विधिवत, तो आप दिन में विवाह करें। भाई मैं आपको फोर्स, किसी को फोर्स नहीं कर सकता, मैं एक सामान्य चर्चा कर रहा हूँ केवल विवाह पे। क्या बुराई है, विवाह दिन में करिए, शाम को आपको बहुत ही ज़्यादा शौक है पाखंड करनी है तो खिलाना ही ना, शाम को रिसेप्शन करके खिलाओ। कम से कम जो व्यक्ति आएगा वो वर वधू का आशीर्वाद देकर तो जाएगा, चलो खाने तो आ ही रहे, खा लेंगे बेचारा हैं। और ये लिफाफे और व्यवहार का काउंटर तो अब बंद हो जाना चाहिए। पहले होता था, व्यवहार की ज़रूरत पड़ती थी। क्यों ज़रूरत पड़ती थी? क्योंकि पहले जो विवाह होते थे वो सबके लिए एक से होते थे। आपको पता होना चाहिए, यदि नहीं पता है तो आप लोग खुद पढ़ें, मैं सब बताऊँगा तो मेरे को बोलेंगे कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ। सभी लोगों के लिए एक से नियम थे, एक सा
व्यवहार चढ़ना, एक साथ सोना चांदी, एक साथ बर्तन भांडे, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं देता था और ये समाज मिलकर विवाह करता था, वो था समाज। आज का थोड़ी फ्रिज दी, अरे यार डबल डेकोर देना था, कूलर दी, अरे एसी का ज़माना है, 4 व्हीलर दी, अरे यार एक्सयूवी देना था। भैया तुम कौन? वो बेचारा लोन लेकर दे रहा कोई पिता, है, और मांग भी नहीं रहे। कुछ लोग तो इसलिए दे रहे हैं कि हमारी लड़की भाई देखो काम नहीं करेगी, हम इसलिए ज़्यादा दहेज दे देंगे, 5 लाख रुपये और दे देंगे, वो 2 लोग का खाना बनाएगी, बस सुबह 9 बजे उठेगी, उसको रील्स बनाना आता है केवल, है ना। तो इस तरीके की भी चीज़ें हैं, इसलिए व्यवहार और उपहार का सिस्टम चला बढ़ता गया, प्रचलन में भी अभी वही है। तो बेसिक सी बात है कि समाज पहले मिलकर शादी करता था, इसीलिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती थी। क्यों ज़रूरी होती थी कि फिक्स बर्तन थे, इतने बर्तन जाएंगे, इतने गृहस्थी का सामान जाएगा, इतने बाहर खेती की बाड़ी के लिए सामान जाएंगे, है ना। तो इसलिए उस समय ये चीज़ें फिक्स थी। तो जब वो चीज़ें फिक्स थी तो पूरा समाज मिलकर करता था, तो जहाँ जो कम पड़ जाता था वो उपहार के रूप में, व्यवहार के रूप में दिया जाता था। अब तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर व्यवहार का काउंटर तो बंद हो जाना चाहिए। लोग भले रख रहे हैं पुराना है, अरे पुराना आपको कुछ देना है तो आप वर वधू को पौधा दीजिए, पौधे लगाइए। व्हाट्सएप में पौधा लगा लेने से एनवायरनमेंट ही नहीं बनता। व्हाट्सएप में पौधा लगा लेने से, व्हाट्सएप में बड़े बड़े ग्रीन फ्लावर्स, ग्रीन ट्रीज़ की फ़ोटो लगा लेने से, बरगद की फ़ोटो लगा लेने से पर्यावरण नहीं बच जाएगा आपका। पर्यावरण बचाना है तो पहल करनी होगी। और इसी पाखंड विवाह को, मेरा जो कॉन्सेप्ट मेरा खुद का ही है, मैंने कहीं सुना तो नहीं अभी तक, होता हो तो पता नहीं, ग्रीन मैरिज होना चाहिए। ग्रीन मैरिज मतलब बरगद की या पीपल की या तुलसी के पौधे की 7 परिक्रमा लीजिए, जितने मेहमान आए सबको एक एक पौधा गिफ्ट कीजिए, सबको जो खिलाना हो तो केले के पत्ते पे खिलाइए, और ऐसा खिलाइए कि सिर्फ जो भोजन हो, कि तेल मसाला चौपाटी का मतलब खिलाने का, खिलाना हो आप खिलाइए। तो भैया डिस्क्लेमर है ना, मेरा किसी को कोई विरोध नहीं है, पर इन सब चीज़ों का औचित्य नहीं है, बस इतनी सी बात है। तो ये होता है पाखंड विवाह, ये ग्रीन मैरिज। ग्रीन मैरिज आपको नहीं बचाएगी, आपकी आने वाली पीढ़ियों को बचाएगी, आपकी आने वाली पीढ़ियों को अच्छा मैसेज देगी। और ये जो पाखंड के रूप में सब चीज़ें हो रही, कर्जा लेकर शादी कर रहा है, फिर आदमी परेशान है, 4 साल तक कर्जे पटा रहा है, 5 साल तक कर्जा ही पट रहा है, दूसरी बेटी तैयार हो गई शादी के लिए, ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है। और अब इसके बाद जो बचता है वो है आपका पसंद का विवाह। तो पसंद का विवाह और ख़तरनाक है, क्योंकि पसंद के विवाह का मूल होता है आकर्षण, ठीक है। 70% में होता है, 30% में ना होता हो अलग बात है, पर 70% में होता है। तो आकर्षण जो होता है वो समय के साथ होता है, और समय के साथ उतर जाता है, समय के साथ फिर किसी और पे आ जाता है। तो पसंद का विवाह तो और ख़तरनाक होता है। जब तक पसंद था तब तक ठीक, नहीं पसंद था तो चलो भैया। वर्तमान समय में विवाह विच्छेद के केस बढ़े हैं, उसका एक कारण फेमिनिज्म भी है। अच्छी बात है भाई, यदि कोई दबाया जा रहा है किसी को तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल एडजस्ट ना करें आप, बिल्कुल उठाएं डेरा अपना चला जाए, बिल्कुल, वो तो अपन उसमें पूर्ण सहमति है। लेकिन एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 6-6, 7-7 जगह वही चीज़ें रिपीट हो रही है, तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा गलती कहाँ है ना। तो इतनी सी बात है विवाह के बारे में। विवाह का बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैरिज है। मैरिज ईजी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दिखाने आए लड़के तो लड़का भैया बाकायदा काले बाल करके आ रहा है, टिप टॉप अच्छे जूते अच्छे कपड़े पहनकर आ रहा है, 1 महीने बाद लड़का मिले तो लड़के पूरे बाल सफ़ेद हैं, गुटखा दबाए मुंह में, सिगरेट दबाए चले जा रहे हैं और दिन भर गाली देते हैं। घर की संपत्ति देखी किसी की कि अरे घर तो बहुत बढ़िया है, सब अच्छा है, तो पता चले लड़का कुछ नहीं करता, है ना। लड़की देखी अच्छा परिवार था, अच्छा दहेज दिए हैं, अच्छा पैसा दिए हैं, लड़की बोली है हम पैसा तो दिए हैं ना, हम खाना ना बनाएंगे, मेड रख लो। तो अपनापन जो है वो इसी तरीके से समाप्त होता है समाज में। और यदि आज नहीं बचाया जाएगा तो आने वाले समय में कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए ये वीडियो मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं आपसे रूबरू होकर के वो बातें तो कर सकूं जो सही है। क्या कर रहे हैं आप, किस रेस में दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं? ये पाखंड की शादी करने के लिए 5 लाख, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, आपको गिफ्ट देना है। दहेज का तो कॉन्सेप्ट ही गलत है, भीख मांगने वाला जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल गलत है। पहली चीज़, आप किसी से भी आप परिवार देखकर शादी करें, लड़की की नौकरी देखकर शादी नहीं करें तो आपको देना नहीं पड़ेगा। आप यदि खुद ही बिजनेस करेंगे कि हम भाई
25 लाख देंगे, हमको तो डॉक्टर चाहिए, तो आप तो खुद ही रेट लगा रहे हैं बेचारे का, अपनी बेटी का खुद ही रेट लगा रहे हैं आप कि हम तो भाई 25 लाख में अपनी बेटी दे रहे हैं, यदि आप डॉक्टर हैं तो आ जाइए, यदि आप इंजीनियर हैं तो आ जाइए, आप IAS है तो 1 करोड़ देंगे हम, आ जाइए। तो रेट तो आप ही लगा रहे हैं। देखिए, देने वाले से मतलब लेने वाले से बुरा होता है देने वाला, तो देने वाले के मन में नीयत का ही मेन खेल है, ऐसा तो नहीं है। इस पृथ्वी पर जिस व्यक्ति ने शादी करने की इच्छा जाहिर की है या जिस व्यक्ति की शादी की जानी चाहिए थी, उस व्यक्ति की शादी हुई है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने ठान लिया कि नहीं करनी है, उसको भी सामाजिक दबाव में कई बार करनी पड़ती है। तो ऐसा तो कोई है ही नहीं जो सामाजिक दबाव में अविवाहित रह गया हो, ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको। तो ये बिल्कुल मत सोचिए, आप तो पॉजिटिव रहिए, आप सकारात्मक सोचिए। आप दहेज का जो कॉन्सेप्ट है, दहेज को उपहार तक रहने दें। आपके पास बहुत ज़्यादा सामान है, बहुत ज़्यादा संपत्ति है, तो आप अपनी बेटी को, अपने दामाद को या अपने मतलब जो भी आपके बहू है, बेटे हैं, उनके नाम पे जॉइंट अकाउंट डाल के छोड़ दीजिए, ताकि कल को भविष्य में FD बनाकर छोड़िए 10 साल के लिए, कि आने वाले 10 साल में यदि इनके बीच में कोई खटास हुई, कोई बात हुई, तब ये इसको निकालेंगे, तो मैच्योर करेंगे, तो वो पैसा केवल ये विड्रॉल, 1 पार्टी विड्रॉल करेगी जो विक्टिम होगी। तो ये होना चाहिए क्लॉज, आपकी क्लॉज बनाइए ना, क्या दिक्कत है। बस दे रहे हैं, कार दिए हैं, गद्दा दिए हैं, पलंग दिए हैं और लड़ रहे हैं। किसी घर में सामान रखने की जगह भी तो हो। लोगों के आज लोग सक्षम है, बेसिक फैसिलिटी सबके घर में। आप तो ज़बरदस्ती सामान देकर बोल रहे हैं कि भैया हमारे लड़के को या हमारी लड़की को अलग से घर में रखो। तो ऐसी न्यूक्लियर फैमिली बची, अब आप चाहते क्या हैं, है ना। तो ये समाज की संरचना है, ये हमको ही करनी होगी। इसलिए मैं ये छोटा सा प्रयास है ताकि आप लोग इस विवाह को लेकर जागरूक हों। और ये जो पाखंड हो रहा है, ये जो दिखावा हो रहा है, ये जो फिजूल खर्ची हो रही, बर्बादी हो रही है रिसोर्सेज की, समय की, खाने की, ये बंद होना चाहिए। क्योंकि एनवायरनमेंट बचाने के लिए सिर्फ पेड़ नहीं लगाने हैं, ये जो फिजूल खर्ची हो रही है, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये बर्बादी जो हो रही है, इसको भी रोकना पड़ेगा आपको, तब जाकर चीज़ें बचेंगी, है ना। और सेम चीज़ है प्रकृति बचाने के लिए। आप तो, मैं तो कहता हूँ ग्रीन मैरिज से अच्छा कुछ नहीं है। यदि एक व्यक्ति कह रहा हूँ, मतलब समाज में यदि एक साल में 25 शादियाँ या 20 शादियाँ भी इस तरह की होती हैं ग्रीन मैरिज के कॉन्सेप्ट की, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी प्रकृति वापस वैसे ही हरी लहलहाने लगेगी। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी को पेड़ दे रहा है रिटर्न गिफ्ट में, व्यवहार में डब्बा तो देते ही स्टील का यार, नमकीन बूंदी रख के, तो पौधे दो ना, पौधे दीजिए आप। हो सकता है वो पौधे देने से, मैं कहता हूँ 500 लोगों को देंगे, 15 लोग तो लगाएंगे, 50 लोग लगाएंगे, 5 लोग लगाएंगे, अरे एक तो लगाएगा। शायद उसे एक व्यक्ति के पौधा लगाने से ही प्रकृति को असर हो जाए। ऐसे करके यदि 25 लोगों ने भी किया तो क्या चाहिए। तो बस यही मेरा कहना है कि इस पाखंड को रोकिए, आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए इस पाखंड को रोकने में, आगे बढ़िए। देखिए, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं ना, सब लोग आपको पागल बोलते हैं, सब लोग आपका विरोध करते हैं, और सबसे पहली लड़ाई होती है आपके घर में, आपके जो आस पड़ोस में, वहाँ के लोग सबसे पहले क्योंकि आपको एनकाउंटर करेंगे। तो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है अपने दृढ़ जो आपका संकल्प है, जो आपका निश्चय है, जो आपकी पवित्रता है आपके विचारों की, उसको बनाए रखिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन हो। ठीक है, जय हिंद।